डीआरबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आप आज मुलाकात करेंगे एक ऐसे शख्स से जिसने ज़मीन से शुरू करके आसमान तक के सफ़र को तय किया राजनीति के, जिसका राजनीति से कभी कोई संबंध नहीं रहा, लेकिन जब राजनीति में आया तो ध्रुव तारे की तरह चमका। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जनाब अबू आसिम आज़मी साहब की, जो महाराष्ट्र प्रदेश की समाजवादी पार्टी इकाई के अध्यक्ष हैं, मुंबई के अध्यक्ष हैं और महाराष्ट्र विधानसभा में इस वक्त विधायक के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आसिम भाई। धन्यवाद। आसिम भाई, कई सारे मुद्दे। आसिम भाई मतलब एक जुझारू व्यक्ति, जी। समाजवादी पार्टी का, लोग कहते हैं कि मुंबई शहर में समाजवादी पार्टी का बहुत छोटी पार्टी मानते हैं, लेकिन आपने उस पार्टी को ही पकड़े रखा, विधायक भी हुए, यहीं से आप राज्यसभा में गए, यहीं पर आपने अपने कई नगर सेवकों को जिताया, विधायक डबल एक इतिहास रचा आपने, दो सीट से विधायक बनकर। तो ऐसा क्या था कि आप इसी पार्टी के साथ में रहने का तय किया आपने, जबकि आपके साथ के लोग आपको छोड़ छोड़ कर गए और मंत्री संतरी सब बन गए? आपने एक लफ्ज़ सुना होगा, नमक हराम। मैं नमक हराम नहीं हूँ। मैंने जब श्री मुलायम सिंह यादव जी के साथ अपने आप को जोड़ा और जब समाजवादी पार्टी सही लाइन पे चल रही हो, सत्ता में आए या ना आए, तो मैं क्यों साथ छोड़ दूँ उनका। उन्होंने अपने विचार बदल दिए हों, उनकी आइडियोलॉजी गलत हो गई हो, तो फिर मैं कुछ सोचूं। मैंने राजनीति शुरू किया था और राजनीति ख़त्म भी शायद वहीं से करूंगा। और मैं राजनीति में मैं सेवा के लिए काम करता हूँ, खिदमत के लिए। मेरा बिजनेस है, कारोबार है, सबका होगा, लेकिन मैं लालची नहीं हूँ। मैं वसूल पसंद हूँ। जान जाए पर वचन ना जाए। जो कह दिया तो कह दिया। मर जाएंगे लेकिन अपना वादा नहीं तोड़ेंगे। और कुछ लोग बिकाऊ होते हैं, जो उनका चेहरा कई चेहरा उनका है, वक्त वक्त पर अपने बाप बदलते रहते हैं। लालची हैं, उनको लाल बत्ती चाहिए। वो घुटने टेक करके, तलवे चाट करके, अपने आका को खुश करके राजनीति में जाना चाहते हैं। वो मैं नहीं करता। और जहाँ तक पहुँचे हैं आप, जितनी भी संघर्ष किया हो, जीते हो, हारे हो, सब कुछ आपने देख लिया, तो संतुष्ट हैं उससे? बहुत संतुष्ट हूँ। मैं जीत हार को समझते ही नहीं। मैं जीतता हूँ या हारता हूँ, सब मैं एक ही हालत में रहता हूँ। क्योंकि मुझे तो मेरा कुछ मकसद ही नहीं है। मेरा मकसद जनता की सेवा करना है, समाज के आखिरी आदमी का आंसू पोंछना है। कहीं जाऊँ, किसी की कोई तकलीफ़ हो, उसको कैसे दूर कर सकता हूँ, मेरी कोशिश है। और मैं ज़िंदगी में कभी भी उस आदमी से शुक्रिया का लफ्ज़ नहीं सुनना चाहता हूँ। टाइम मत वेस्ट करो, बहुत काम है। तुम्हारा काम बताओ, काम कर दिया, फिर कहोगे हम फूल लेकर आना चाहते हैं आपके लिए, आपको ज़रा जो है आपका धन्यवाद नहीं। भाई धन्यवाद अल्लाह का करो, काम करो, आगे बढ़ते जाओ। वो मैंने सीखा है। वो आपकी सीट भी ऐसी है, कभी दोबारा कोई वहाँ से विधायक चुनकर नहीं आता था, लगातार आप जीत पर जीत दर्ज करते जा रहे हैं। तो क्या इस भावना का वहाँ के लोगों ने अपना लिया है उसे? नहीं, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझ जैसे छोटे से आदमी को, मेरी पार्टी एक अभी भी एक स्टेट की पार्टी है, उसके मुंबई शहर में जहाँ दोबारा कोई चुन कर नहीं आता, तीसरी बार चुन के दिया है, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँ। सत्ता में नहीं हूँ, कोशिश करता हूँ कि भाई बहुत सारे काम वहाँ पर ऐसे हैं जो होना चाहिए, लेकिन अब क्या करें, सुनते नहीं लोग। वहाँ पे कॉलेज खुलना चाहिए, ज़रूरी है जी। माइनॉरिटी की, जानते हैं, बच्चियाँ बुर्का पहनती हैं, उनको जाना है पढ़ने के लिए, 7 किलोमीटर तो कोई कॉलेज नहीं है। कब क्या हो, सुबह घर से निकले, शाम को वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, ये हालत देश की है आज। 10 सालों से चिल्ला रहा हूँ। कांग्रेस सरकार थी, बीजेपी सरकार आई, फिर अभी सरकार जो आई, आघाड़ी सरकार आई। बहुत ज़मीनें हैं वहाँ पर, 15-15 एकड़ ज़मीनें इलीगल लोगों ने ऑक्युपाई करके गलत धंधे हो रहे हैं, और कॉलेज के लिए नहीं। क्या करेंगे? तो ये कैसे आप मैनेज कर पाते हैं? विपक्ष में भी रहना, एक बहुत ही सिमटी हुई पार्टी का विधायक भी होना, तो कितना तकलीफ तो आती होगी इन चीज़ों को सुलझाने में, और या उस परेशानी को सरकार के पास रखने में? नहीं, तकलीफ का मतलब हम अपनी आवाज़ उठाते हैं, कुछ काम होता है, कुछ नहीं होता है। पिछले कुछ सालों में जैसे ये माना जाता है कि 2014 के बाद राजनीति ने एक नई करवट ली और व्यक्तिगत आरोपों का, सांप्रदायिकता का एक उफान आया। ये एक तबके का मानना है। दूसरे तबके का ये मानना है कि बिल्कुल इसी तरह से देश चलना चाहिए।
ये सही कर रहे हैं, तो क्या? बिल्कुल वो लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं जो ये कहते हैं कि इसी तरह से देश चलना चाहिए। देखिए, ये हज़ारों साल से यहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब चलती है। हम गांव के लोग हैं, हम किसान के बेटे हैं। किसानों की हालत बहुत ख़राब हुई तो हम लोग गांव से निकल कर मुंबई आ गए रोटी रोटी कमाने के लिए। पैसे उधार लेकर आए थे मुंबई में, संघर्ष किया आपने, किसी की चोरी नहीं किया, किसी की बेईमानी नहीं किया, और पूरे भारतवर्ष में कोई माई का लाल ये बोल नहीं सकता कि 5 रुपया किसी का बाकी है। संघर्ष कर रहे हैं हम लोग। लेकिन क्या हो रहा है ना कि अब जो है ये जो बहुत छोटी सोच की सरकार आई है, बहुत छोटी सोच की, सत्ता बस सत्ता। अरे बेवकूफ़ बना करके 14% मुसलमान होंगे इस देश में और 85-86% जो है दूसरे लोग हैं। अब 14% लोगों से ये दिल्ली की सरकार डरा रही है मेजॉरिटी के लोगों को। अब बताइए, अच्छा बताइए, क्या मुसलमानों ने गलती किया है? गद्दार, आतंकवादी, हर तरह से उनको बनाया जा रहा है। आप बताइए, मुसलमानों के पास कौन सी ऐसी एजेंसी है कि जो मुसलमान किसी दूसरों का हक मार सकता है? अरे कहीं ड्राइवर हैं, कहीं क्लीनर हैं, कहीं रोड पे सब्ज़ी बेच रहे हैं, कहीं टायर पंचर बना रहे हैं, कहीं कहीं इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहे हैं, ये तो काम करते हैं। कौन से बैंक का मालिक है मुसलमान जो किसी गैर मुस्लिम का पैसा रोक दे? कौन सी एजेंसी ऐसी है जहाँ पर नौकरी मिल रही थी और मुसलमान ने जाकर रोक दिया? ये उल्टी गंगा बह रही है। अच्छा, पहले इनको डराया जाता था कि ये आ जाएंगे, अब ये आ गए हैं तो इनसे डराते हैं। हाँ, ये अब देखिए ना, मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा नुकसान इस देश की मेजॉरिटी को है। मुसलमान की नौकरी थी नहीं पहले, 99 के बराबर तो नौकरी करते हैं लोग। पुलिस में 1% 2%, चपरासी में भी 2-4% है ही नहीं। अभी इन्होंने एयर इंडिया बेच रहे हैं, 1% मुसलमान काम करता हो, 99% कौन है बेचारे? ये दलित, SC ST का रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, रिजर्वेशन बिक गए तो खत्म। किसका नुकसान हुआ? ये जो है बड़ी बड़ी कंपनियां बेच रहे हैं। सरकारी नौकरी में 8 घंटे में 6 घंटे काम करो, आराम से रहो। अब ये प्राइवेट हो जाएगी, 12 घंटे काम करो, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करो। किसका नुकसान होगा? तो ये गणित लोगों की नहीं समझ में आ रहा होगा। नहीं, कुछ लोग ये जो है ना, RSS जो है, RSS का विंग, RSS इसकी विंग बहुत मजबूत है। इन्होंने, आप नहीं देखा कि एक ही दिन में पूरी दुनिया में गणपति को दूध पिला दिया था? प्रचार बहुत ज़बरदस्त इनका है। मैं मुबारकबाद देता हूँ, वाह क्या चीज़ आप लोगों के पास है। आप जो है कहते हैं कि 200 रुपया लीटर पेट्रोल है चलेगा, लेकिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अरे भाई, जिस दिन संविधान, अभी तो किसानों ने ना 3 कानून बनाए, किसान है नानी याद आएगी सरकार की। अच्छा, उनको भी तो आतंकवादी वगैरह घोषित करने लगे इनकी ट्रोल आर्मी। कुछ कितना घोषित करें, चलाओ ना गोली, जरा मारो तो किसान को, जैसा तुम गोली चलाते थे हर जगह, जहां भी कुछ हो गोली चला के 10-20 को मार देते थे। मुजफ्फरनगर में कितनों को मारे? वहाँ गोली चलाओ। एक भाई किसान है तो दूसरा भाई सरहद पर नौजवान है, जवान है, मारोगे ना तो मालूम पड़ेगा क्या होता है। और अभी सिर्फ किसानों ने इस मुद्दे पर, खेती किसानों के मुद्दे पर आंदोलन शुरू किया है। जिस दिन संविधान बदलोगे, रिजर्वेशन ख़त्म करोगे, इस देश को अलग लाइन पे ले जाना चाहोगे, याद रखना उस दिन तो देश की जब लोग उतर जाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि अभी तो सिर्फ किसान उतरा है। तो ये आपको लगता है कि ये लोग बदलना चाहते हैं या 100% बदलना चाहते हैं? ये अरे भाई, अभी हिंदू महासभा ने एक लेटर दिया है, लिखा है कि 26 जनवरी को जो ये मनाते हैं कि रिपब्लिकन डे है, कानून उस दिन बना था, इसको मानते नहीं हम, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा नाइंसाफी हुई, ये तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था। कोई मुसलमान ये कह दे तो क्या होगा? मॉब लिंचिंग, उसी दिन जेल चला जाएगा, जेल चला, मार के लोग जहाँ रास्ते मिलेगा मारेंगे। तुम्हारी ये हिम्मत, जो चाहो कहते। मॉब लिंचिंग में मॉब लिंचिंग कितना, बताइए ना, कोई तरीका है क्या? एक बूढ़े आदमी को पकड़ के रास्ते में दाढ़ी पकड़ के मारो, उसको रस्सी में बांध करके मारो, और ये कहो तुम जय सिया राम कहो, ये कौन सी तरीका है? मजहब कोई चेंज करता है तो मोहब्बत से करता है, मार के नहीं करता है। आज आप देख लीजिए क्या हो रहा है, लव जिहाद जी। अरे भाई, कानून देश का है कि 18 साल का लड़का या लड़की जिस माँ बाप ने पाल के बड़ा किया बड़ी उम्मीदों से, वो माँ बाप भी उस लड़के लड़की को मजबूर नहीं कर सकते कि तुमको शादी यहाँ करना है। अगर माँ बाप ने मजबूर किया तो लड़की कंप्लेन करेगी तो माँ बाप बेचारे उन पर FIR हो जाएगा। अब कितने अच्छा कह रहे लव जिहाद, अरे जिहाद तो एक बड़ा ही रिस्पेक्टेड चीज़ है। जिहाद स्ट्रगल को बोलते हैं, जद्दोजहद के लिए, जुल्म के खिलाफ आवाज़ लगाने को बोलते हैं ये। और ये कह रहे हैं कि लव जिहाद नाम से संस्था बनी है और
लोग जो हैं 50,000 रुपया, लाख रुपया लड़कों को देते हैं, चश्मा देते हैं, जीन की पैंट देते हैं, मोटरसाइकिल देते हैं, जाओ हिंदू लड़कियों के साथ इश्क करो और उनको लाओ, मुसलमान बनाओ। पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर एक जगह भी ऐसी संस्था हो तो खुदा की कसम मैं गुलामी करने को तैयार हूं इनकी। लेकिन सामने ये मंच लगाते हैं और कहते हैं हम इतने दिनों में कुछ पीरियड देते हैं जी। कि हम बेटी बचाओ और बहू लाओ के नाम से मुस्लिम लड़कियों को लाएंगे और उनको हिंदू बनाएंगे। आगरा का आपको कुछ मालूम होगा? जी जी जी। कबाड़ी लोग बेचारे बैठे थे, उनके पास कोई शनाख्ती कार्ड नहीं था, कुछ उनको राशन कार्ड नहीं था। उन्होंने वहाँ के नेताओं के साथ, नेता लोग गए कि आपको हम सब बना देते हैं। उस लालच में बेचारे गए, उनको जो है बिठा करके, वो जो क्या चल रहा था वो पंचायत, नहीं कुछ पूजा होती है ना जी, उसमें बिठा कर कहा ये सब हिंदू हो गए। वो चिल्लाते रहे हम हिंदू नहीं हुए। अलीगढ़ में मंच लगाया कि इतना लाख रुपया देंगे तुम हिंदू बन जाओ। अब देखिए ना क्या है कानून देश का। एक तरफ कोई NIA इंक्वायरी करता है कि लव जिहाद नाम की कोई ऐसी संस्था ही नहीं, एक तरफ ये खुल के बोल रहे हैं कोई कार्रवाई नहीं। ये क्या कहते हैं? इसका अंत क्या लगता है आपको, कैसे इसका अंत देश की बर्बादी है, तो देश को तोड़ना है। तो जैसे किसान खड़ा हुआ, इस तरह के लोग खड़े नहीं हो सकते? खड़े हो जाएंगे और दूसरे लोग खड़े हो जाएंगे। दूसरे के भाई तो नहीं ना फौज में है, मार मार के हाथ पैर तोड़ के जेल में डाल देंगे। थोड़ा दो लफ्ज बोलोगे तो जेल में डाल देंगे। अब मतलब सरकार के खिलाफ बोलना देश के खिलाफ बोलना नहीं है। सरकारें तो आती जाती रहती हाँ, हैं। ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि अगर सरकार विरोधी है तो आप राष्ट्र विरोधी हैं। तो इसको किस रूप में लेते हैं आप? नहीं, ये तो एक संविधान के खिलाफ है। हमें तो पूरा हक है सरकार के खिलाफ बोलने का। और अपोजिशन इसलिए बनाया जाता है कि अपोजिशन बिल्कुल से माइक्रोस्कोप चेकिंग करके सरकार की नीतियों के खिलाफ, जो गलत नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरे। ये तो हमको सिखाया गांधी जी ने। और आज जो सरकार ये आए हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं ये लोग ये समझते हैं कि हिटलरगिरी चलेगी इनकी। वो किसी ने उस दिन कहा ना कि हम दो हमारे दो। हम दो मतलब अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी। हमारे दो मतलब एक अंबानी जी, एक अदानी जी। अच्छा, तो वो फॉर्मूला यहाँ है। हाँ, हम दो हमारे दो चल रहा कैसे? ये चीज़ें महाराष्ट्र में अब तक फिर भी कंट्रोल में रही। हाँ, महाराष्ट्र के लोग ने इसका साथ नहीं दिया। थोड़ा सा जो है अच्छा राज्य यहाँ पे इस तरह चीज़ें बहुत कम है, लेकिन बीजेपी कोशिश कर रही है, ये सब कर रही है। तो आप महाराष्ट्र में अपने संगठन को बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए, या अपने जैसे उत्तर भारतीयों वाला मुद्दा था जब उठाया गया था तो आपने एकदम एग्रेसिव पार्ट लिया था। माइनॉरिटीज़ पर जब आता है तो आपने लिया था। देखिए, मैं दलित पर आए या माइनॉरिटी पर, किसी भी इंसान पर आए, जो गलत चीज़ को खिलाफ बोलना चाहिए। देखिए, इंसान सब के सब अल्लाह के बनाए हुए हैं, उसको भगवान कहिए या अल्लाह कहिए। सबका खून लाल है, सब एक ही तरह पैदा होते, एक ही तरह मरते हैं। जिंदगी के 50 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल में इन लोगों ने लोगों को बांट दिया अपनी अपनी सहूलत के खिलाफ के हिसाब से। हमें इंसानियत दिखाना चाहिए। हमें कभी भी, हमें सिखाया गया, इस्लाम में हमें सिखाया गया है कि कभी भी किसी धर्म के नाम पर किसी के साथ ज़्यादती मत करो जी। अपने पड़ोसी के साथ ऐसा व्यवहार करो कि अगर तुम्हारे पास 3 रोटी है, अपना पेट भर सकते हो, तो 1 रोटी पड़ोसी को भी खिलाओ। ये देश में चलना चाहिए। मगर यहाँ जो सरकार आई है ना, ये सरकार चाहती है कि मुसलमानों को बर्बाद कर दो, इनको ना नौकरी मिले, इनको अभी CAA आया। देखिए, CAA आया, अगर आप आसाम का मैटर देखेंगे जी जी। तो पहले 40 लाख लोग ऐसे मिले उनको जिनके पास कागजात नहीं थे अपना आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए, उनके पास कोई नहीं था। फिर जब स्क्रूटनी हुई तो 19 लाख में 14 लाख, 14.5 लाख नॉन मुस्लिम थे जी, 4-4.5 लाख मुस्लिम थे। तो अब ये जब CAA का जब उसका विरोध शुरू हुआ तो ऐसा लग गया कि सब मुसलमान के है, कोई गैर मुस्लिम उठा ही नहीं, आए नहीं कोई, सब मुसलमान चारों तरफ। ऐसा लगता है किसी मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है। तो ये पोलराइजेशन का खेल है ये 100% यही तो कर रही है RSS, यही तो कर रही है बीजेपी, पोलराइज कर रही है देश के अंदर। तो इसे कैसे रोका जाए? इसे रोकने के लिए इनको सत्ता से उठा के फेंक दो पहले। तो लोग तैयार हैं? नहीं, ये तो मुश्किल है ना। ये पार्टियां जो है ना, ये तो मुझे अच्छा नहीं लगती। ये सब पता नहीं कितना लालच है लोगों को सत्ता की। अरे भाई, वसूल पे चलो। गांधी जी कभी MP नहीं बने, कोई मिनिस्टर नहीं बने थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक ही बार MP बने थे, एक बार। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब कभी जीतते नहीं थे, वेस्ट बंगाल से राज्यसभा की सीट पर आए थे। सबसे बड़े नेता देश के लोग हैं जी। इनको क्या लालच नहीं का मंत्री बनने की, पैसा कमाने की? कभी नहीं लोगों ने देखा। हमारे मोहन सिंह जी थे देवरिया के, फटा कपड़ा रहे। जनेश्वर मिश्रा साहब थे, चप्पल टूटी हुई है, 8 बार मिनिस्टर, 8 बार MP। ये हो रहा है। आजकल के सब लालची हो गए हैं।
पैसा पैसा पैसा। कानून बनना चाहिए कि जो भी पैसा आता है डेवलपमेंट के लिए वो बिल्कुल उसमें खर्च होना चाहिए। क्या तरीका है ये? मैं एमपी हूँ, समझो आप जी एमपी से बड़ी कोई पोस्ट तो नहीं होती है। जी मेरे एमपी के फंड से भी जो है डीएम और जो अफसरान है उसमें कमीशन काट लेते हैं। पगार नहीं, तनख्वाह नहीं मिलती क्या उनको? क्यों काटते हैं कमीशन? अगर ये इस चीज़ को मुझे खरीदना है, ये चीज़ बाहर मिल रही है 10 रुपए की, तो मुझे अपने एमएलए फंड से लेना तो ये 20 रुपए की हो जाती है। मालूम नहीं क्या सबको? सबको मालूम पता है? जी। क्यों नहीं रुकता ये? रोको इसको। ये आप तनख्वाह देते हैं 1.5 लाख रुपया नहीं, एमएलए को। मैंने सुना है कि आपने ये चीज़ पे बड़ा आपके चुनाव क्षेत्र में बड़ी डंडा किया हुआ है आपने सभी अधिकारियों पर। नहीं, क्या तरीका है ये? अब ये हराम है ये। और अगर मैं तो कहता हूँ कि मैं जिस मजहब का हूँ, 1 रुपया भी हराम का है तो अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। कमाइए ना, आप धंधा कीजिए, बिजनेस कीजिए, कमाइए, पैसे जितना करना है। अब एमएलए बन गए, आपके सोर्सेज हो गए, लाजमी कीजिए, लोगों से लीजिए, भाई तुम्हारा काम करा दूंगा, ये पैसा इतना ले लूँगा, कमाइए उसमें। लेकिन ये जो चमर चोरी बोलते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश में, चिंदी चोर, कि पैसा आया उसमें से पैसा खा गए, ये क्या तरीका है? अरे हम बचपन में थे हम लोग, तो जब नेताजी गांव में आते थे, खद्दर का कपड़ा रहता था, पान खाए थूके रहते थे, चप्पल टूटी रहती थी, लेकिन क्या इज्जत थी उनकी, क्या सम्मान था। लोग आते थे अपने घर से, कोई गुड़ ला खिला रहा है, कोई शरबत ला रहा है, कोई प्यार। अब नेता आया तो बोला चोर आया, ये ऐसा हो गया। और सही बात है। अरे आप आए थे तो आपके पास कितना पैसा था? 5 साल मंत्री बन गए तो सारा पैसे ही बढ़ता जा रहा, पैसे ही बढ़ता जा, इसकी चेकिंग नहीं होना चाहिए क्या? देश में जितना राजीव गांधी साहब ने कहा था, शायद 84 में कब, जी जी, कि 100 रुपया निकलता है तो 85 रुपया भ्रष्टाचार में जाता है। रोकते क्यों नहीं उसको? रोको उसको। अच्छा, उस तरफ किसी का ध्यान नहीं है, सबका ध्यान है, लेकिन सबका भला ध्यान है। है, सब अपना अपना माल कमा रहे हैं। तो मतलब भ्रष्टाचार भी बड़ा मुद्दा है। और सबसे देश को घुन की तरह से खा रहा है भ्रष्टाचार और बेईमानी, घुन की तरह से। अभी नेता वो होना चाहिए, खड़ा हो, लोग 200, 500, 1000, 2000 रुपये उसका देवे उसको, वो इलेक्शन लड़े और जीतने के बाद मेहनत के साथ काम करें। यहाँ तो ऐसा है ना कि साहब बहुत बड़े आदमी है, 500 करोड़ के मालिक हैं, उनको एमएलए बनना है। अबे क्या करेगा तुम एमएलए बन के? तो जाएगा गटर में साफ सफाई करने के लिए, तो जाएगा लोगों को देखने? नहीं, एमएलए बन गए तो समझ जाता, पुलिस मिल जाती है, सिक्योरिटी मिल जाती है, बड़ा अच्छा लगता है। ये सब बंद करो। वो उस आदमी को इलेक्शन लड़ाओ जो आदमी रियल गरीबों की तकलीफ को समझता है। जी, एक जीप में घूमते थे पहले, आज बड़े आदमी बन गए, आज तो बड़ी मर्सिडीज भी है, आज तो जो है बड़ी बड़ी गाड़ियां। आपका तो उल्टा हुआ है। अरे मेरा तो भाई साहब, मेरा हिसाब चेक कर लो। वही मैंने कहा, पैसे मेरे पास है, ऐसा नहीं मैं कोई गरीब और आदमी नहीं हूँ। हाँ हाँ, मेरे पैसे हैं, लेकिन मेरे पैसे सब कारोबार बिजनेस के हैं, किसी से लिया हुआ नहीं जी। है। चैलेंज के साथ बोलता हूँ, कोई भी कंट्रैक्टर बोल दे। वही हमने कहा 6 साल राज्यसभा, जी 10 साल एमएलए, अब दूसरा टर्म शुरू हो चुका है। जी। मैं एक पैसा लेता नहीं ना, मेरे कोई जो इतने मेरे काम करने वाले मेरा काम देखते हैं एमएलए के अंडर में, जैसे हमारे यहाँ गयासुद्दीन करके हैं जो दिखता है, वो एक इंच नापता है जा करके, क्या काम करो। और जब कंट्रैक्टर आता है ना कि साहब हम आए हैं, बस कितना % दें, तो उसको भगा देते मार के, % वाला तू यहाँ काम नहीं करने पाए। तो अब ये एक आपने शुरू किया है कि जिलावार, यस, उत्तर प्रदेश के जो लोग मुंबई में हैं वो जिलावार आपने शुरू किया है, तो उसके पीछे की क्या मंशा देखिए है? मैं रहने वाला यूपी का हूँ जी मेरी पार्टी यूपी में मजबूत है, मेरी पार्टी यूपी में कई बार सत्ता में आ चुकी है, अपने बलबूते पे आ चुकी है। तो लोग समाजवादी पार्टी और साइकिल और नेताजी को जानते हैं अच्छी तरह से, और वही लोग मुंबई में रहते हैं। जी। तो अगर मैं उनके रब्त में आऊँगा तो मेरा वोट बैंक बढ़ेगा। मैं जीतूँ या न जीतूँ, मेरी पार्टी तो मजबूत बनेगी। जी इतना तो रहेगा कि ये जो हैं अभी जो अगाड़ी बनी है, जी मैंने सुना शरद पवार साहब और कांग्रेस के बाला साहब थोराट साहब, हमारे उद्धव ठाकरे साहब, ये सब लोग एक साथ हैं, हम नहीं हैं। उनको लगता है अबू आसिम का वोट बैंक तो ही नहीं है, या इनको हम इनसे बस ये लोग क्या कि हमको कुछ दो, हम तुमको कुछ नहीं देंगे। हमारे 2 एमएलए हमको सपोर्ट कर रहे हैं बगैर किसी लालच के, क्या हमको मिलता है? हमको कोई मंत्री पद नहीं है, हमको किसी आयोग का कोई वो नहीं है, कोई बोर्ड वगैरह कोई बोर्ड नहीं हमारे पास है। कुछ नहीं। और इवन हमारा जो, मैं मानकुर शिवाजी नगर में तो मैं चलो चला रहा हूँ, हमारा जो एमएलए जहाँ शिवसेना को हरा कर आया है, वहाँ पर हमारे एमएलए को काम न करने मिले, फंड कम से कम उसको हो, कितनी तकलीफ़ें उसको हो, वो कर रहे हैं वहाँ के लोग, सरकार में बैठे वो लोग। हम चिल्ला रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा हमारी बात। तो मैं देखिए, आदमी खेती कहाँ करता है? जहाँ पे ज़मीन अच्छी होती है, सरखेज होती है, उपजाऊ। जब मैं जाके रेगिस्तान में क्यों खेती करूँ, जहाँ मैं कुछ उपज नहीं कर पाऊँ? पहले मेरी खेती हो गई यूपी वालों में, दलितों में, गरीबों में,
किसानों में जो यूपी के हैं, उसके बाद मेरी खेती फिर होगी महाराष्ट्र के लोगों में। जब लोग देखेंगे मेरे साथ वो जुड़ गए ना, तो कहना छोटा पैसा बड़े पैसे को खींचता है, छोटी मछली बड़ी मछली छोटी मछली खा जाती है। तो जब मैं थोड़ा मजबूत हो जाऊंगा जी, तो फिर ये लोग जो मुझे यहाँ नहीं सुनते ना, मेरे पास आएंगे। कैसे? जैसे मायावती जी हैं, इनका क्या नारा था? तिलक तराजू और तलवार उनको मारो जूते चार। समझे आपने? जी। तिलक तराजू पंडित, तराजू बनिया, हाँ, तिलक तराजू और तलवार, तलवार ठाकुर, जी, इनको मारो जूते चार। अब वही तिलक वाले, वही तराजू वाले, वही तलवार वाले मायावती जी का पैर छू रहे हैं। अरे भाई, इनका पैर क्यों छू रहे हो? क्योंकि उनके पास एक वोट बैंक है। मैं इनका टिकट ले लूंगा ना, तो वो वोट बैंक जो है मुझे मिल जाएगा, तो मैं जीत जाऊंगा जी। उसके। जो लोग जिनको मायावती जी अपने मीटिंगों में खड़े बड़े बड़े राजा धन्ना सेठ लोग, जिनको कुर्सी नहीं मिलती, जमीन नहीं बिठाए जाते हैं ना, वो मायावती जी का पैर छू रहे हैं, क्योंकि उनका वोट बैंक है। जी, मेरा भी वोट बैंक पहला उत्तर प्रदेश का है, उसके बाद यहाँ के लोगों का है जो दबे कुचले हैं, और सेकुलर लोगों का है। जी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई कुछ परसेंट वहाँ से खींचूँ मैं, है ना। जी। तो मैंने उत्तर प्रदेश की एक यहाँ पर मीटिंग शुरू किया है। अभी मैंने पहली मीटिंग आजमगढ़ की किया है, अभी मैं करने जा रहा हूँ मैं भदोही की मीटिंग, फिर उसके बाद मैं बस्ती, गोंडा और बलरामपुर, संत कबीर नगर, जिलावार सिद्धार्थ नगर की मीटिंग करूँगा, फिर प्रतापगढ़, फिर जौनपुर, फिर गोरखपुर। मैं इस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश लोगों की मीटिंग करूँगा जी, और एक ताकत दिखाऊंगा। फिर मैं जाऊँगा मराठवाड़ा, फिर जाऊँगा विदर्भ, जाऊँगा अपनी ताकत दिखा करके। देखो, मैं असली घी हूँ, देसी घी, मैं डालडा नहीं हूँ, मैं देसी घी हूँ। जी, सांच को आज क्या, मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वसूल पर चलने वाला इंसान। मैं कभी भी किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, सबको एक साथ लेके चलना चाहता हूँ, लेकिन झूठ को गलत बोलता हूँ, इसलिए लोगों को बुरा लगता है। भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार बोलता हूँ, इसलिए गलत लगता है। तो मैं किसी के बाप से डरता थोड़े हूँ, और मैं किसी की मेहरबानी में थोड़े यहाँ रहता हूँ। चाहे उद्धव जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे देश का कोई भी बड़ा नेता हो, मैं अल्लाह की मेहरबानी पर रहता हूँ, और मुझे किसी की मेहरबानी चाहिए भी नहीं। इंसाफ चाहिए, मैं इंसाफ मांग रहा हूँ, क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूँ, तो मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। तो आप मंजीर पट्टी से मुंबई, यस, मंदिर बैठती मुंबई, और पूरा माहौल बना हुआ है। हाँ, सब माहौल बना। अब लोग आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल अच्छे। देखिए, सांच वाँच किया, लेकिन मैं वो भ्रष्टाचार, बेईमानी, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं सबको जगह खरीद लूँ। बात तो अभी ये जो उत्तर भारतीय हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है ना कि मतलब जो आप जिनसे आप संपर्क चाह रहे हैं। अभी देखिए, जब लॉकडाउन लगा जी, तो सरकारों को सोचना चाहिए कि आप कह रहे हैं कि आप लोग घर से बाहर मत निकलना, घर से बाहर निकलो पुलिस डंडा मार रही है, ठीक, घर में रहेंगे तो खाएं क्या? रोज़ कमाने रोज़ खाने वाला, ज़रा सरकार मेरी बात सुन ले कि मैं रिक्शा चलाता हूँ, गरीब आदमी हूँ, मैं सड़क पर आलू टमाटर सब्जी बेचता हूँ, रोज़ का रोज़ काम करता हूँ जी। अब मैं दुकान चलाता हूँ, मेरी दुकान बंद हो गई, दुकान खुल नहीं रही है, लॉकडाउन हो गया, तो मैं खाऊं क्या? इस पर कभी सोचा किसी ने? सरकारों ने सोचा? जहां आदमी, कई लाख आदमी, वहां पर जो है म्यूनसिपलिटी ने खाना देना शुरू किया, क्या दे रहे? खिचड़ी। कितने दिन आदमी खिचड़ी खाएगा भाई? तो ये बेचारे लोग भाई जब मरना ही है, लॉकडाउन में धान नहीं निकल, भूखे मरेंगे तो गांव चले जाते हैं। और जिस तरह से वो लोग निकले, बताइए, सब भूले शर्म आना चाहिए। अरे साहब, पूरी दुनिया में थूथू हो गई हमारे देश की। लोग निकले बेचारे, सामान लेकर के, बच्चों को लेकर के 1700 किलोमीटर गए पैदल, किसी ने पूछा नहीं मुझे। मैं तो सल्यूट करता हूं अखिलेश जी को। अखिलेश जी ने ऐसे लोगों को जो बेचारे तकलीफ में थे, ऐसा हुआ था, ऐसे लोगों को 1 करोड़ रुपया, 1-1 लाख रुपया 100 आदमियों को दिया। लास्ट में को बचा था 2 लाख देना था, तो मुझे अखिलेश जी ने बोला कि मैं 2 लाख भेजता हूँ, दे दो। मैंने कहा नहीं, मैं देता हूँ यहाँ से। तो 2 लाख मैंने यहाँ बुला थाना में एक राजन यादव का करके आदेश दिया। सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है क्या ये? आप अदानी, ये जो है रिलायंस, इतने बड़े बड़े लोग हैं, आप कम से कम आप उनके लिए बसेस का फटाफट इंतजाम करते हैं, खाना रख देते हैं उसके अंदर। मैं दुबई गया था अभी, मेरे गांव के आदमी बीमार हुआ, अस्पताल में गया, पूरा इलाज हुआ, उसके बाद इलाज के बाद उसके हाथ में 10,000 दरहम दिया। जिस बिल्डिंग में कोई भी आदमी जो है उसमें इसमें अपना उसको कोरोना हो जाए जी, तो उस बिल्डिंग को वो लोग जो है बिल्कुल बंद करते थे, लॉक करते थे, वहाँ से कोई बाहर नहीं निकल सकता, और एक एक घर का खाना बहुत अच्छे किस्म का लोगों को भेजते थे। यहाँ क्या है, बंद कर दिया घर, मरो सारे घर में, मरो घर में अपना देखो। ये कोई तरीका इंसानियत है क्या? ये 20 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट हुआ था, किसको पैसे मिले? आप मुझे दिखा दो, गरीब लोग मिला
हम अनाज दे रहे हैं। क्या अनाज दे रहे हैं? 3 रुपया किलो वाला चावल, वो भी कितने आदमी को मिला? 5। चावल खाली कोई खाता है क्या? मोदी जी तरह चावल खाली खा के दिखाओ मुझे। खा खा के सब मोटे हो गए हैं और गरीबों को परेशान कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि यूपी के लोग कितने परेशान हुए। मैंने बोला आना मत अब। ये इन लोगों को याद रहेगा क्या? मैंने कहा आना मत अब जी। इसलिए कि बहुत इन लोगों ने अपने को परेशान किया यहाँ पर परप्रांति के नाम पर, चाहे शिवसेना हो, चाहे मनसे हो, और कांग्रेस के राज में हुआ। क्या क्या एक्शन हुआ? कितने लोग बेचारे कमाने आए तो उनकी लाशें यहाँ से गईं। तो जब लॉकडाउन थोड़ा कम हुआ तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री में जो आदमी नज़र नहीं आए, तब चारों तरफ चिल्लाना शुरू किया, अरे अब क्या होगा, अब तो मजदूरी नहीं है, अब कैसे काम चलेगा। मुझे अच्छा लगा कि हमारे मजदूरों की अहमियत तो है ना यहाँ पर जी। लेकिन बेचारे गांव में जाके क्या करेंगे? जब बजट का बंटवारा होता है ना, शहरों का पैसा ज़्यादा मिलता है, गांव को मिलता नहीं। खेती लोगों के पास कितनी है? 3 बीघा, 5 बीघा, 4 बीघा खेती है। उस खेती में 100 रुपया लगाओ तो 90 रुपया कमाओ, 10 रुपया नुकसान। तो लोग फिर वापस आना शुरू हो गए। कैसे आए बेचारे? ट्रेन नहीं चल रही है, कोई बस में आया, कोई ऑटो रिक्शा जी। ऑटो रिक्शा लेकर 1700 किलोमीटर चले गए। अरे भाई तो छोड़िए, एक बच्ची ने अपने बाप को साइकिल पर बिठाया और बिहार लेकर गई दिल्ली से। प्रेग्नेंट लेडी हमारे शर्म नहीं जानने आती? वाली रिक्शे में पैर के गोश्त निकल गए लोगों के। और जब मुंबई को जरूरत पड़ी तो वही मजदूर याद आए। उन मजदूरों के साथ नाइंसाफी हो रही है। तो ये लोग याद रखेंगे? वही सवाल था कि ये लोग याद रखेंगे बेचारे? क्या फिर करें बेचारे? इसमें बेचारे करें तो क्या करें? गरीबी है ना। फिर वो ध्रुवीकरण की राजनीति में नहीं गरीबी करें तो क्या करें? उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनना चाहिए। जी। वो आप कोशिश करें? उनके कोशिश कर रहा हूँ मैं, प्लेटफॉर्म बनना चाहिए। लोगों ने यहाँ पे बनाया, ये अपने उत्तर भारतीय महासंघ कोई बनाए। मुझे बताओ माइनॉरिटी कितने आदमी, कोई आदमी आपको दिखा माइनॉरिटी का? ये बनाया कुरला, यहाँ बांद्रा में बनाए, बाप का राज समझ लिया लोगों ने इसको। हम बनाएंगे, सिर्फ गरीबों के लिए बनाएंगे। गरीबों को इंसाफ मिलना चाहिए, उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए। जब आते हैं गांव से लोग यहाँ, तो सर्वे में है कि 6 महीने तक उनको काम मिलता नहीं है। और जब थोड़ा पैसा कमाते हैं, अपने बाल बच्चों को गांव से लाते हैं ना, जिनके पास गांव में बड़ा मैदान है, खेत है, खलियान है, 5-5 कमरे हैं, एक कमरे में लकड़ी रखते हैं, एक कमरे में दूध पकाते हैं, एक कमरे में गुड़ रखते हैं, एक में अनाज रखते हैं, 2 कमरे सोने के लिए रखते हैं, 1-2 कमरा छोड़ देते हैं ऐसे ही। वो बेचारे आकर मुंबई में ऐसी जगह रहते हैं ना, जहाँ हम लोग गाँव में कुत्ता और बिल्ली भी नहीं पालते। हालत इतनी ख़राब है। तो इनके लिए संघर्ष करना चाहिए। देखिए, आप कदम बढ़ाइए आगे जी, तो ज़रूर आपको कहीं न कहीं से आपको कामयाबी मिलेगी। और आप चुपचाप सोचते रहेंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। अब मैं यूपी के हर ज़िले के लोगों को बुलाऊंगा, उनको समझाऊंगा कि वोटर लिस्ट में नाम डलवाओ, यहाँ बम्बई में रहो, कायदे के साथ कमाओ और महाराष्ट्र को उन्नति की तरफ ले जाओ। और जो भी शख्स पर प्रांति के नाम पर जुल्म ज़्यादती करेगा, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ो। तो अब चलते चलते क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जिनको आपने अपनी भूमिका में रखा हुआ है, उन्हें शामिल करना चाहते हैं अपने इस संघर्ष की यात्रा में? उनके लिए क्या संदेश है? मैं उनसे कहना चाहता हूँ, देखिए हम कोशिश करेंगे कि आपके तमाम ये जो कर रहे हैं तो हम आपके साथ साथ, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था ना कि शिक्षित करो, शिक्षित पढ़ाई, हाँ, शिक्षित हुआ, संघर्ष करो, संगठित करो। मैं भी यही कहूँगा इनसे कि हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलें, इकट्ठा हों। और राजनीति में ताकत देखी जाती है, सर गिना जाता है, तौले नहीं जाते आदमी, पैसे से नहीं होता है जी। तो हम ताकत बनाएंगे यहाँ पर। और जिस तरह से हमें हमारी सरकार, जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमें निगलेक्ट कर रही है, हम बताएंगे कि हमारी भी ताकत है। वो हम दिखाने की, देखिए जब तक कहते हैं ना कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए जी। मैं संघर्ष करने वाला आदमी हूँ। मैं एक ताज के होटल में, बड़े से बड़े होटल में 1 लाख रुपए की एक रात के लिए सोने का पैसा मुझे देने के लिए है, और मैं फुटपाथ पे कागज़ बिछाकर सोऊंगा तो मुझे नींद आती है। मैं संघर्ष वाला आदमी हूँ। तो चलिए, आपके संघर्ष में हम कोशिश करेंगे कि लगातार आपके साथ हम शामिल रहें, और आप जब इस तरह के आयोजन करते रहेंगे, हमारी कोशिश होगी कि हमारी टीम आपके साथ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, और लगातार आपके साथ इस विषय पर हम बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। जैसा हमेशा आपके साथ रही है हमारी टीम, वो आपके साथ रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अबू आसिम साहब ने कहा था कि जमहूरियत एक शेर है सर, आपने जिसका जिक्र किया कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें अफराद गिने जाते हैं, तौले नहीं जाते। तो अफराद ये गिन नहीं रहे हैं, ये तौल रहे हैं, अच्छे लोगों को शामिल कर रहे हैं। अबू आसिम साहब इस संघर्ष को कितनी दूर तक ले जा पाते हैं, कितना इसको इनकी इस मुहिम को साथ मिलता है, ये हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।
इसमें सफलता भी मिल सकती है, असफलता भी मिल सकती है, लेकिन संघर्ष उनका जारी है। इस संघर्ष के हम साक्षी ज़रूर बनेंगे। DRV न्यूज़ पर अबू आसिम साहब की इस पेशकश को आपने किस रूप में लिया, आप कितना पसंद करते हैं, ये आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में आकर बताएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। और इसी तरह के कार्यक्रम अबू आसिम के साथ में और अन्य लोगों के साथ में हम ज़रूर जारी रखेंगे। देखते रहिएगा DRV न्यूज़। जय हिंद।